हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने ओल्ड इंग्लिश पीरियड के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। 2 पार्ट्स में वीडियो है। मिडिल इंग्लिश पीरियड का वीडियो 3 पार्ट्स में होगा। आज का वीडियो फर्स्ट पार्ट है। आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, स्टेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एंड लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज के बारे में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सारा कंटेंट मैं बताने वाला हूँ ये सब लिया गया है एडवर्ड एल्बर्ट के बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से। सो अगर आप डायरेक्टली वही से पढ़ना चाहो तो वही से पढ़ सकते हो। रेफरेंस के लिए आप मेरा वीडियो उठा सकते हो जहाँ पे आप और बेहतर समझोगे शायद से। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। क्योंकि आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं एडवर्ड एल्बर्ट के बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का, जो कि है द मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड। अभी हम फोकस करेंगे कुछ की पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस का एंड कैसे उन चेंजेस ने लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया, लिटरेचर ऑफ दैट टाइम को इन्फ्लुएंस किया। देखो, मिडिल इंग्लिश पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1066 से लेके 1500 को कहा जाता है। सो हम इसी बीच जो हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल इवेंट्स, कल्चरल एंड सोशल मूवमेंट्स, उन्हीं को देखेंगे अभी। कुछ मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स का बात करें तो वो है, देखो, नॉर्मन एंड एंड एंगीवियन डायनेस्टीज। तो जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ तब तब कुछ मतलब न्यू रॉयल फैमिलीज ने इंग्लैंड को रूल किया। इन रूलर्स ने फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर को इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में, जिसकी वजह से इंग्लिश सोसाइटी में बहुत ज्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस आ गया। फिर आता है पावर स्ट्रगल। देखो, उस टाइम पे ना देयर वेयर कांस्टेंट टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द किंग, नोबल्स, चर्च एंड द कॉमन पीपल। मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा था, कोल्ड वॉर चल रहे थे, सिविल वॉर चल रहे थे, ठीक है। ये जो वार्स थे, ये जो स्ट्रगल्स थे, इन स्ट्रगल्स ने बहुत ज्यादा गवर्नेंस और जस्टिस को इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद आता है वार्स। इंग्लैंड बहुत सारे वार्स में इन्फ्लुएंस था। जैसा कि फ्रांस के साथ एक वार हुआ था, 100 इयर्स वार। और कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे, जैसे कि द वार ऑफ द रोजेस। तो इन सब ने पॉलिटिकल इवेंट्स में इंग्लैंड के गवर्नेंस, इंग्लैंड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद आता है कल्चरल एंड सोशल मूवमेंट्स। ये लिटरेचर के लिए और भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। देखो, पहला आता है रिलीजियस ऑर्डर्स। कुछ नए रिलीजियस ग्रुप्स जैसे फ्रांसिस्कन्स एंड डोमिनिकन्स आए थे विद पैशनेट डिवोशन एंड रिफॉर्मिस्ट आइडिया। मतलब देखो, जब ये सब ग्रुप आए थे तब इनके पास बहुत ज्यादा डिवोशन था एंड रिफॉर्मिस्ट आइडियाज भी थे। हाउएवर, धीरे धीरे इन ग्रुप्स ने अपना इनिशियल प्योरिटी और एंथुजियाज्म को खो दिया, जिसकी वजह से ये लोग मतलब और भी करप्ट हो गए और पॉलिटिकल भी हो गए। फिर और मतलब और थोड़े से कल्चरल एंड सोशल मूवमेंट्स में आता है शिवलरी एंड रोमांस। देखो, शिवलरी के आइडियाज जैसे कि नाइटली बिहेवियर, ब्रेवरी, लॉयल्टी, कोर्टसी टू वुमेन, ये सब लिटरेचर में मतलब शिवलरी सेंटर होने लगा, सेंट्रल फिगर होने लगा। मतलब ऑलमोस्ट हर लिटरेचर में हमें अभी शिवल्य देखने को मिल रहा था। रोमांटिक टेल्स एंड लेजेंड्स जैसे किंग आर्थर पॉपुलर होने लगा, जहाँ पे नोबिलिटी थे, लव थे, हीरोइज्म थे। स्टोरीज में एक नए तरीके का कॉम्पेशन आने लगा, स्पेशली फॉर वुमेन, द पोर एंड द सफरिंग। फिर आता है द क्रूसेड्स। अभी क्रूसेड्स क्या है दोस्तों? क्रूसेड्स है कुछ रिलीजियस वार्स, जहाँ पे कुछ क्रिश्चियंस, हाँ, जो यूरोप से आए थे, वो चाहते थे ये जो होली लैंड है, इंग्लैंड का होली लैंड, इसको रिक्लेम करना, इसकी प्यूरिटी को रिक्लेम करना चाहते थे। इसकी वजह से यूरोपियंस न्यू कल्चर में डीप होने लगे, आइडियाज एंड फिलोसफीज फ्रॉम द ईस्ट में डीप होने लगे, जिसकी वजह से उनका व्यू ऑफ द वर्ल्ड और ज्यादा ब्रॉड हो गया। और इसकी वजह से ना ग्रेजुअल इंटेलेक्चुअल अवेकिंग हुआ, जो बाद में जाके रेनिसा बनेगा। हम उसके बारे में बात करेंगे बहुत ज्यादा बाद में। अभी हम देखेंगे अब इसका, इन सब का इम्पैक्ट लिटरेचर में कैसे हुआ। ये जो सारा मूवमेंट हुआ ना, इस मूवमेंट में हमें कुछ झलक दिखते हैं, कुछ ग्लिम्स दिखते हैं, कुछ रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। किसके दिखते हैं?
ऑफ अ मोर क्यूरियस, थॉटफुल एंड इंटेलिजेंट सोसाइटी। इस पीरियड का जो लिटरेचर है, मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो लिटरेचर है, वहां पे हमें ग्रेटर वेराइटी ऑफ थीम्स दिखते हैं। सिर्फ मतलब रिलीजियस पोएम्स एंड वर्क्स नहीं, हमें सोशल एंड रोमांटिक वर्क्स भी दिख रहे हैं। ठीक है। फिर मोर रियलिज्म इन कैरेक्टर पोर्ट्रेल भी दिख रहे हैं, इमोशनल डेप्थ एंड कॉन्सर्न फॉर रियल पीपल एंड डेली लाइफ, हम ये सब देख पा रहे हैं इनकी मतलब लिटरेचर में। एंड शिफ्ट टुवर्ड इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज, स्पेशली सीन इन ऑथर्स लाइक जॉफ्री चॉर्चर। मतलब धीरे धीरे जो लिटरेरी लैंग्वेज है, जो मतलब पोइट्री लिखने का लैंग्वेज है, जो पोएम्स लिखने का लैंग्वेज है, वो इंग्लिश बनता जा रहा है। आई होप आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं, बात करते हैं स्टेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज किस कंडीशन में था, किस स्टेट में था। इस सेक्शन में हम फोकस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डायलेक्ट्स एंड द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस। समझाता हूं मैं आपको। ओल्ड इंग्लिश में ना वर्ड्स में बहुत सारे इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शन मतलब वर्ड में चेंज, मतलब वर्ड का जो स्पेलिंग है उसमें चेंज होता है बेस्ड ऑन केस, नंबर और जेंडर। जैसे हम हमें लैटिन और जर्मन में आज के दिन भी देखने को मिलता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में ना ये जो एंडिंग्स थे ये वीकेंड होने लगे और डिसअपेयर होने लगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओल्ड इंग्लिश में एक जो वर्ड है ना स्टोन, इसको बहुत तरीके से यूज किया जाता था। जैसे कि ये पहला है स्टैन, STAN। फिर आता है स्टैनस, STANS। फिर आता है STANE, स्टैन। मतलब डिपेंडिंग ऑन द केस और नंबर। ठीक है। लेकिन मिडिल इंग्लिश में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी था ओल्ड इंग्लिश में, ये कहीं खो गया, जिसकी वजह से अब सिंपल हो गया स्टोन और स्टोन्स। समझ रहे हो? मतलब ग्रामर ग्रामर बहुत ज्यादा सिंपलर हो गया और बहुत ज्यादा फिक्स हो गया इन वर्ड, rather than डिपेंडिंग ऑन वर्ड्स एंडिंग्स। आई होप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायलेक्ट्स एंड रीजनल इंग्लिश के बारे में। जब ओल्ड इंग्लिश ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था या खत्म हो गया, ज्यादातर जो सर्वाइविंग टेक्स्ट थे वो वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट डायलेक्ट में थे। लेकिन नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद, जो कि 1066 में हुआ, when text reappeared in 1100s, they were written in local dialect, that is the actual regional speech of the author or scribe। मतलब देखो, ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट या मतलब नए टेक्स्ट जब रीअपियर होने शुरू हो गए 1100s के अराउंड, वो लोकल डायलेक्ट्स में लिखे जाने लगे। लोकल डायलॉग जैसे कि अपना राइटर का अपना खुद का लैंग्वेज। जो लिंग्विस्टिक्स है वो नॉर्मली मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट को 5 मेजर तरीके में, मतलब 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करता है। पहला है नॉर्दर्न, फिर आता है ईस्ट मिडलैंड्स, वेस्ट मिडलैंड्स, साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न। आई होप अब इस पार्ट को समझ गए। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अभी हम देखेंगे दूसरे लैंग्वेज ने कैसे इन्फ्लुएंस किया इंग्लिश को। दो मेजर लैंग्वेज ने इंग्लिश वोकाबुलरी को इन्फ्लुएंस किया। पहला आता है स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन मतलब वाइकिंग सेटलर्स जो नॉर्स लैंग्वेज में बातें करते थे, उनसे स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हुआ इंग्लिश वोकाबुलरी में। फिर आता है फ्रेंच। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद वर्ड्स स्पेशली रिलेटेड टू लॉ, गवर्नमेंट, फैशन, फूड, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में इन्फ्लुएंस हो गई। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इंग्लिश ने कुछ वर्ड्स गेन किए, जैसे कि कोर्ट, जज, ब्यूटी, ऑनर, बीफ। ये सब वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस्ड होके आ गए। ओवर टाइम धीरे धीरे फ्रेंच लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया, स्पेशली इन ऑफिशियल, लिटरेरी एंड एडुकेटेड लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बर्थ ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश के बारे में। देखो, among ऑल द डायलेक्ट्स ईस्ट मिडलैंड गेन्ड प्रोमिनेंस। लेकिन क्यों? लंदन जो था ना, लंदन वाज इन ईस्ट मिडलैंड रीजन। अभी लंदन वाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ऑफ इंग्लैंड, मतलब पावरफुल समझ लो आप। इसकी वजह से इसकी डायलेक्ट को ज्यादा इन्फ्लुएंस दिया गया, ज्यादा इन्फ्लुएंस मिला इन राइटिंग, ट्रेड एंड गवर्नमेंट। समझ गए? एज ए रिजल्ट, जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है ग्रेजुअली बिकेम द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, जो बाद में
और इवॉल्व होता है एंड बनता है रिसीव्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश, जो कि आज के दिन हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, लंदन क्योंकि वो मिड मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर था इंग्लैंड का, इसी वजह से लंदन का लैंग्वेज ईस्ट मिडलैंड का लैंग्वेज डोमिनेंट बन गया, जो कि इंडिया में भी आप देख पाओगे अगर आप अ, उन जगहों को देखोगे जहाँ पे पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है, इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है, कल्चरल सेंटर ज़्यादा है। जैसे आप दिल्ली पकड़ लो, मुंबई पकड़ लो, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम बात करेंगे लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस एज। देखो, मिडिल इंग्लिश पीरियड ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड एन्जॉयबल लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस किया। लेकिन एडवर्ड एल्बर्ट कहता है कि इन सब के फीचर्स को समराइज करना थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता था, ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज़ इट वाज़ अ टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ट्रांजिशन। मतलब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड लिटरेचर भी अपने ट्रांजिशन के स्टेज में था, इन बोथ स्टाइल्स, इन बोथ फॉर्म एंड कंटेंट। लेकिन फिर भी कुछ मेजर फीचर्स को देख लेते हैं। पहला आता है ट्रांजिशन। ये जो एज था ना, ये काइंड ऑफ एक ब्रिज है बिटवीन ओल्ड इंग्लिश एंड लेटर लिटरेचर। राइटर ज्यादातर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसके साथ? स्टाइल्स के साथ, टॉपिक्स के साथ, लैंग्वेजेस के साथ। इस समय फ्रेंच एंड लैटिन के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था ऑन इंग्लिश राइटर्स। ठीक है? आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जैसे कि मैं आपको इसी वीडियो में पहले से समझा रहा हूँ, कैसे-कैसे फ्रेंच अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है इंग्लिश में। स्टिल कुछ पोएट्स हैं जिन्होंने ओल्ड इंग्लिश पोएटिक ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखने का कोशिश किया। स्पेशली उन राइटर्स ने जो एलिट्रेशन का स्टाइल यूज़ करते थे। एलिट्रेशन मतलब रिपीटिंग द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। लेकिन बाय द 14th सेंचुरी हम देख पाते हैं एक क्लियर रिवाइवल ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएटिक स्टाइल, स्पेशली वेस्टर्न इंग्लैंड में, जहाँ पे हम देखते हैं एक एलिटरेटिव वर्स का रिवाइवल हो रहा है। अगर आप एग्जाम्पल चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट। तो इसका मेन आइडिया क्या है? ट्रांजिशन स्टेज का मेन आइडिया क्या है? राइटर्स जो थे ना, राइटर्स मतलब बीच में अटक गए थे। किस चीज़ के बीच बीच अटक गए थे? ओल्डर ओरल पोएटिक ट्रेडिशन में एंड न्यू रिटन यूरोपियन लिटरेरी इन्फ्लुएंस में। ठीक है? आप समझ गए हो? एक पुराना ट्रेडिशन जो आपके पास था, आप जिसे पढ़ चुके हो, और एक नया ट्रेडिशन जिसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। यूरोपियन का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, राइटर्स इसके बीच में अटक गए, जिसकी वजह से एक बहुत ही मिक्स्ड इवॉल्विंग स्टाइल हमें देखने को मिला। फिर आता है एक और फीचर जो कि है एनोनिमस ऑथर्स। ज़्यादातर जो राइटिंग्स है इसके इस टाइम पे, वो ज़्यादातर एनोनिमस है, या फिर ऐसे ऑथर्स ने लिखा है जिनको हम बस नाम से जानते हैं और कुछ नहीं जानते उनके बारे में। बट आप पूछोगे क्यों? ऑथर्स ने अपना नाम क्यों नहीं लिखा? देखो, राइटर्स जो थे ना उन उस टाइम पे, वो पर्सनल जो फेम है, पर्सनल ग्लोरी, उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे। ठीक है? राइटिंग उस टाइम पे रिलीजियस था, मोरल था, एंड ज़्यादातर ना मतलब कम्युनियल प्रोसेस के लिए था। कोई फेम के लिए नहीं लिखता था, जो आज के दिन हम देख पा रहे हैं, पहले वैसा नहीं था। ज़्यादातर ऑथर मॉन्क थे या तो क्लेरिक्स थे, जिनके लिए लिखना उनका ड्यूटी था, कोई एम्बिशन नहीं था कि मुझे लिख के फेमस होना है। तो उनका ये ड्यूटी था कि तुमको लिखना ही पड़ेगा। तो हाँ, वही इस फीचर का मेन आइडिया यही है। देखो, आज के दिन जो राइटर्स हैं, उनके कंपैरिज़न में मॉडर्न मिडिएवल राइटर वो ओनरशिप नहीं लेते थे और मतलब अपने वर्क के लिए पर्सनल क्रेडिट भी नहीं लेते। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर थर्ड जो लिटरेरी फीचर है, वो है द डोमिनेशन ऑफ पोएट्री। उस टाइम पे ना पोएट्री था मेन लिटरेरी फॉर्म। सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, बट ऑल्सो मतलब सीरियस सब्जेक्ट के लिए भी, जैसे कि हिस्ट्री, रिलीजन और साइंस। इवन टॉपिक्स जो कि हम आज के दिन प्रोज में देख पाते हैं, वो भी उस टाइम पे वर्ड्स में लिखा जाता था। समझ गए? ये क्यों होता था? क्योंकि मतलब ज़्यादातर राइटर्स ना वो रिलीजियस थे एंड उन्होंने मतलब उनको सिखाया गया पोएटिक ट्रेडिशंस में। तो वो लोग कुछ भी लिखते थे ना, तो उसे मतलब पोएटिक स्टाइल में ही लिखते थे। एंड इनफैक्ट उनके लिए पोएट्री वाज़ ईज़ियर टू मेमोराइज़ एंड शेयर ओरली। मतलब पोएट्री याद करने में ईज़ी होता एंड बताने में भी ईज़ी होता, और ये मैटर करता था इन ए मोस्टली नॉन लिटरेट सोसाइटी। तो इस
इस फीचर का की आइडिया क्या है? पोएट्री जो थे, पोएट्री ना मतलब डोमिनेट करते थे उस एरा को। सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं, बट आल्सो फॉर टीचिंग एंड एक्सप्लेनिंग सीरियस सब्जेक्ट। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोस उस टाइम पे उतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन सिग्निफिकेंट था। लैटिन जो था, लैटिन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज था एजुकेशन, लॉ एंड द चर्च का। इसीलिए ना मतलब सीरियस प्रोस लैटिन में लिखा जाता था, इंग्लिश में नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोस ना लोग ज़्यादातर उस टाइम पे लॉज़ या रूल्स मतलब ये सब लिखने के लिए ही यूज़ करते। नैरेशन, स्टोरी टेलिंग इन सब के लिए पोएट्री होता था। प्रोज़ उतना ज़्यादा कॉमन या पॉपुलर नहीं था, ठीक है? इंग्लिश जो प्रोज़ है, वो थे, ऑब्वियसली थे, कम थे बट थे। बट जब ये अपीयर करते हैं, जब भी हमें देख पाते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड या मिडल इंग्लिश पीरियड में प्रोज़ को, तो ज़्यादातर ना वो रिलिजियस ही होते हैं या फिर आइदर रिलिजियस होंगे या फिर ट्रांसलेशन होंगे। किस चीज़ के ट्रांसलेशन? लैटिन टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाने वाला। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कुछ-कुछ, जैसे कि है द कैथरीन ग्रुप। कैथरीन ग्रुप क्या है? रिलिजियस टेक्स्ट है जो कि वुमेन के लिए लिखा गया है। फिर आता है एक्रिन रूल। एक्रिन रूल क्या है? एक गाइड है फॉर एंकरेसेस। एंकरेसेस मतलब रिलिजियस वुमेन जो कि सेक्लूशन में रहते हैं। ये वर्क्स भले ही मतलब कम एक्साइटिंग है मॉडर्न रीडर्स के लिए, बट अगर आप इन डेप्थ स्टडी करोगे तो आप जानोगे कि ये स्टाइलिस्टिकली यूनिक है एंड इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज। कुछ-कुछ पार्ट्स है इन वर्क्स के जिन्हें कहा जाता है पर्पल पैचेस। ये पार्ट्स बहुत ही अच्छे से लिखा गया है एंड हम इसे मतलब बहुत बार कोट भी किया जाता है। तो की आइडिया क्या है? की आइडिया ये है कि जो प्रोज था ना, वो मोस्टली रिलीजियस था, ज़्यादातर टाइम ट्रांसलेटेड था और स्टाइलिस्टिकली रिच एंड मीनिंगफुल था। ओके? आई होप आप समझ गए लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज। वीडियो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ये है मेरा 3rd वीडियो और ये है मिडल इंग्लिश पीरियड का फर्स्ट वीडियो। इस पीरियड को हम 3 वीडियो में खत्म करेंगे। पहला वीडियो हो चुका है और 2 वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोएट्री एंड प्रोज के बारे में। फिर उसके अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टाइल इन पोएट्री। समझ गए? तो बाय बाय दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में।